बेरोजगारी इस स्तर पर बढ़ी कि जो लॉकडाउन के पहले लगभग 8% के दर पर पहुंच चुकी थी, वो काफ़ी पैमाने पर बढ़ती हुई। जो सरकारी आंकड़े आए, गैर सरकारी आंकड़े आए, उन लोगों ने इसे बड़े पैमाने पर दिखाया और ये कहा कि भारत में लगभग 40 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार होने वाले हैं। द लोकतंत्र ने मुझे अवसर दिया देश की समस्याओं पर बात करने का, अपना विचार प्रस्तुत करने का। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सब जानते हैं कि देश में एक महामारी आई जिसे कोरोना नाम दिया गया। इस महामारी के आते ही इस संकट की घड़ी में सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति घोषित की। पूरे देश की सारी गतिविधियां सरकार ने बंद किया। इस देश के लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया, सरकार का सहयोग किया और अपनी सारी असुविधाओं को सहते हुए अपने घरों में रहना मंजूर कर लिया। लेकिन जो बाद के सवाल खड़े हुए वो बड़े परेशानी शुदा थे। सरकार के सारी बातों को लोगों ने महसूस किया, समझा, लेकिन सरकार के आदेशों का ठीक से पालन होता कहीं नज़र नहीं आया। गरीबों की परेशानियां बढ़ी, मजदूरों की परेशानियां बढ़ी, घर को वापस होते हुए लोगों की परेशानियां सारे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। दुकानें बंद थीं, दुकानदारों की, व्यवसायियों की, रोजगार चलाने वाले लोगों की आमदनी बंद थी और उनके घरों में फाके की स्थितियां उत्पन्न हो रही थीं। सरकार उनके लिए घोषणाएं तो लंबी लंबी की, काफ़ी की, और ऐसा समय भी आया कि हमारी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी घोषित कर दिया। लेकिन इसी देश के अर्थशास्त्रियों ने ये बात कही कि इस पूरे पैकेज में इस देश के लोगों को केवल लगभग 2 अरब रुपए ही मिल रहे हैं, 2 लाख करोड़ रुपए ही मिले। तो ऐसे हालात में इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। हालात इससे भी बदतर हुए। बेरोजगारी के आलम में लोग दैनिक उपभोग की चीज़ों की खरीदारी भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और ये बात लगातार बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी इस स्तर पर बढ़ी कि जो लॉकडाउन के पहले लगभग 8% के दर पर पहुंच चुकी थी, वो काफ़ी पैमाने पर बढ़ती हुई। जो सरकारी आंकड़े आए, गैर सरकारी आंकड़े आए, उन लोगों ने इसे बड़े पैमाने पर दिखाया और ये कहा कि भारत में लगभग 40 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार होने वाले हैं। ये हालात इसलिए बने कि जब 30 जनवरी को पहला संक्रमित व्यक्ति भारत में चिन्हित हुआ, सरकार ने उसको गंभीरता से नहीं लिया और उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते अंत में आके 25 मार्च को इस देश में लॉकडाउन की स्थितियां घोषित की गई। ये जो लंबा समय मिला इस संक्रमण को बढ़ने के लिए, उसने संक्रमण को अस्थायी बना दिया देश में। और उसके बाद जो अफरा तफरी का माहौल बना और जो लोग घरों को वापस हुए, उनके साथ वो संक्रमण बढ़ता हुआ गांवों तक आया। अगर सरकार 30 जनवरी को गंभीरता से इस बात को ली होती और हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो 10 के आसपास हैं पूरे हिंदुस्तान में, अगर उन्हें ही चिन्हित कर लिया होता, उसे चेक कर लिया होता, क्योंकि ये जो महामारी है वो भारत की बीमारी नहीं थी, ये बाहर से आयातित बीमारी थी, आई हुई बीमारी थी, जो
हवाई अड्डों के माध्यम से, हवाई यात्रा के माध्यम से भारत में घुसी है और वहाँ हमने कोई रोक नहीं लगाई। और जब वो गांवों तक फैल गया, इस देश के लोगों के घरों तक आ गया, तो हम पूरे देश को एक तरह से जेल खाना बना दिए और लगातार हमारी परेशानियां बढ़ती जा रही। भारत की स्वास्थ्य सुविधाएं दुनिया में 112वें नंबर पर है। हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं हैं, अस्पतालों की हालत बहुत अच्छी नहीं है और कोविड-19 के जो साजो सामान थे उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार की भी सूचनाएं आईं। तो ये सब चीज़ों को मिला के हम कह सकते हैं कि सरकार की जो अगंभीर व्यवस्था थी उसने इस बीमारी को बढ़ने में भारी अवसर प्रदान किया। सरकार ने, देखिए, किसी भी संक्रामक बीमारी के अवसर पर, हम लोगों के देश में संक्रामक बीमारियां इसके पहले भी आई हैं। ऐसा कहा जाता है कि 1918 में प्लेग जैसी महामारी यहाँ आई थी भारी पैमाने पर, जब भारत और पाकिस्तान संयुक्त था और हमारी आबादी लगभग 32 करोड़ के आसपास थी, तो लगभग 1 करोड़ लोगों की जान गई थी। लेकिन इतनी अफरा तफरी नहीं थी। उस जमाने के लोग लोगों की सेवा करते हुए, लोगों की सुरक्षा करते हुए नजर आए, ऐसा किताबों में लिखा है, ऐसा सूचनाएं हैं। लेकिन हमारी सरकार ने इतना आतंकित कर दिया कि अपने घर के सदस्यों से भी लोगों की दूरी हो गई। बीमारी होती है और उससे लड़ने के लिए इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। सरकार लोगों में भय का वातावरण बनाई और एक आश्चर्यजनक स्थिति देश में पैदा हुई। जैसे बचपन में हम लोगों ने चेचक माता की पूजा करते अपनी माँ बहनों को देखा, आज लगभग इतने दिनों के बाद हम अपनी उम्र के 60वें 62वें साल में यह देखने को मिला कि कोरोना माई की पूजा भी हमारे देश में होने लगी। तो सरकार ने लोगों को ईश्वर के सहारे कर दिया और अगर हम बीमारी को देवता बना देंगे तो लोगों का भय तो उससे खत्म होगा, लेकिन बीमारी नहीं खत्म होगी। सरकार की ये बड़ी भारी गलती थी इस देश के लोगों के प्रति। सरकार उसको अब भी संज्ञान नहीं ले रही है और चारों तरफ की असफलताओं से जूझती सरकार हमारी सीमाओं की सुरक्षा में भी असफल हो गई। आप देखते हैं, आप जानते हैं, अभी तक हम पाकिस्तान सीमा पर ही परेशान थे। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हमें तंग करता था और हम उससे सीमाओं पर लगातार संघर्ष कर रहे थे। अब चीन भी हमसे संघर्ष कर रहा है। इस देश के लोगों ने लगातार, या अन्य लोगों ने भी जो रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं, सरकार को लगातार आगाह करते रहे कि भारत की समस्या पाकिस्तान नहीं, चीन है। लेकिन हमारी सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। पुरानी गलती दोहराते हुए इस सरकार ने भी 1914 तक हमारी भारत के साथ चीन का जो व्यापार था वो लगभग 1.6 अरब रुपए का होता था। इतना सहयोग और समर्थन बढ़ा भारत सरकार का चीन के प्रति कि 6 साल में यह व्यापार 8 अरब रुपए तक पहुंच गया। ऐसी स्थिति में यह संदेह लाजमी है कि सरकार चीन के मंसूबों को समझने में नाकाम रही, जिसका नतीजा हुआ कि हमारी सीमाओं पर खतरा है। हमारे 20 जवानों की शहादत हुई और सबसे आश्चर्यजनक बात रही कि आज तक सरकार उसकी सच्चाई देश के लोगों को नहीं बता रही है। सीमाओं के सवाल पर भी, देश के आर्थिक सवाल पर भी, देश के सुरक्षा के सवाल पर भी यह सरकार देश के विपक्ष को, देश को विश्वास में लेना जरूरी नहीं समझ रही है, जो देश के लिए बड़ा ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। सरकार ही केवल देश के लिए जिम्मेदार नहीं है, देश के लिए इस देश का विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है जितना सरकार है।
सरकार को विपक्ष की बातों को भी सुनना चाहिए, एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए। अभी तक इतने दिनों के बावजूद भी इस संक्रामक बीमारी के संबंध में हमारा जो संक्रामक रोग का विभाग है, जो एपिडेमिक डिपार्टमेंट है, अभी तक सामने नहीं आया। सरकारी नुमाइंदे और सरकार के प्रतिनिधि ही केवल इसकी बात करते रहे हैं। हमारा सौभाग्य रहा कि भारत गांवों का देश है और हमारे किसानों ने, जैसे जवान सेना के जवान सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, हमारे किसानों ने इस देश के लोगों की सुरक्षा की अपनी कीमत पर। सरकार कहती है कि किसानों की आय बढ़ेगी, इनकी आय दूनी की जाएगी, लेकिन डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। पहली बार हमारे देश में हुआ कि डीजल पेट्रोल से भी महंगा बिक रहा है। यह तब हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल और पेट्रोल के जो कच्चा पेट्रोलियम है उसका दाम सबसे निम्नतम स्तर पर है। संभवतः इस समय कच्चा तेल 18 रुपया लीटर है और भारत में डीजल लगभग 80 रुपया लीटर है। कैसे किसान की आय बढ़ेगी, कैसे हिंदुस्तान मजबूत होगा, जबकि इस देश का अन्नदाता किसान भूखों मरेगा। सरकार ने बड़ा जोर शोर से प्रचार किया कि किसानों को हम छूट दे रहे हैं, वो अपना गल्ला, अपना उपज देश में चाहे जहां चाहें वहां बेच सकते हैं। हम कहना चाहते हैं, आप खुद सोचो, आप खुद विचार करो कि देवरिया का आदमी, देवरिया का किसान अपना गल्ला क्या बंबई के बाजार में बेच सकता है? नहीं बेच सकता। क्यों? कि उसकी सामर्थ्य इतनी नहीं है, उसके पास साधन इतने नहीं हैं, उसकी ताकत इतनी नहीं है। उसका सामान बिचौलिए खरीदेंगे, कारपोरेट घराने खरीदेंगे, व्यापारी खरीदेंगे, और ये जो बिचौलिए व्यापारी हैं वो किसान की लूट करेंगे और इस लूट से किसान मारा जाएगा। सरकार की नियत किसान के खेतों को कारपोरेट घरानों के हाथ तक पहुंचा देने की बन गई लगती है। इसलिए हम आज आप सबसे ये बात कहते हुए सरकार से ये आग्रह करेंगे कि सरकार गांव बचाए, किसान बचाए, नौजवानों के रोजगार की व्यवस्था करे, तभी भारत आत्मनिर्भर होगा, हमारा देश तरक्की करेगा और हम एकजुट इस समाज में रहते हुए दुनिया की ताकतों से मुकाबला कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।